हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट है इसकी हिस्ट्री कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले विचार दिया किसने, सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन का विचार किसके दिमाग में आया, तो एशली कूपर प्रथम व्यक्ति थे जिनके दिमाग में ये विचार आया कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। जब इनके दिमाग में ये विचार आया तो इन्होंने 1928 में राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन का भार किस पर सौंपा, बॉबी रॉबिन्सन, जो कनाडा के एथलीट थे। ठीक है, आयोजन का भार किसके कंधों पर दिया, तो एथलीट जो कहाँ के थे, कनाडा के, और कौन नाम था उनका, बॉबी रॉबिन्सन ने इसके आयोजन के लिए 2 साल का वक्त लिया और 1930 में इन्होंने प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए, 1930 में हैमिल्टन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेल आयोजित किए गए। 1930 से लेके 1978 तक इनको ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे 1978 के पहले किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश एम्पायर खेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है, तो ब्रिटिश एम्पायर खेल। और 1978 के बाद इनको किस नाम से जाना जाने लगा, जिसे आज भी जाना जाता है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, तो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, इसलिए इसे ओलंपिक वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलंपिक वर्ष, ओलंपिक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ओलंपिक में मूल ध्येय वाक्य होता है सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, वैसे ही राष्ट्रमंडल खेलों का मूल ध्येय वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो ध्येय वाक्य होता है, इसका ध्येय वाक्य है मानवता, समानता और नियति। मानवता, समानता, नियति किसी लड़की का नाम नहीं है ना, नहीं तो आप सोच रहे हो नियति की भाग्य वाला नियति है। ठीक है, मानवता, समानता, नियति। और ये कब अपनाया गया, 2001 में। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि इस राष्ट्रमंडल खेलों की अपनी एक मोहर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोहर के बारे में पढ़ते हैं। मोहर कैसी है, ऐसी कुछ है। यहाँ लिखा है CGF
और ये है आर, ये है वाई और ये है बी। आर से रेड, वाई से येलो और बी से ब्लू। इसको कब अपनाया गया? तो 2001 में इसे अपनाया गया संयुक्त राष्ट्रमंडल खेल की मुहर को। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है राष्ट्रमंडल खेलों का? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, संयुक्त राजशाही, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। लंदन एक संयुक्त राजशाही है। इसमें कुल जो स्थायी इवेंट हैं वो 10 हैं। मतलब कि स्थायी खेल या स्थायी खेलों की संख्या कितनी है? 10 है। जबकि जो वैकल्पिक खेल हैं उनकी संख्या 5 है। स्थायी खेल समझते हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि जो वैकल्पिक खेल होते हैं उनमें से कुछ खेलों को हटाया जा सकता है और कुछ खेलों को सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब वो चॉइस पे डिपेंड करते हैं कि किसको शामिल करना है और किसको हटाना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके इतिहास को जाना हमने। अब हम जानेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले इसका आयोजन स्थल, ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। आयोजन स्थल कहाँ पर किया गया था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। बर्मिंघम, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। 72 राष्ट्रमंडल देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने? तो 72 राष्ट्रमंडल देशों ने इसमें भाग लिया था। किस दिनांक को आयोजित किया गया था? तो दिनांक देखेंगे, दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। अब इसमें 2 खेलों को शामिल नहीं किया गया था, आर्चरी और शूटिंग को। तो आर्चरी व शूटिंग शामिल नहीं, ठीक है। जबकि जो 4 खेल ऐसे थे जो नए खेल थे जिनको इसमें सम्मिलित किया गया था। 4 खेल सम्मिलित, तो कौन कौन से हैं? पहला है महिला क्रिकेट T20, महिला क्रिकेट T20। दूसरा है 3x3 बास्केटबॉल, तीसरा है 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, ये पैरा एथलीटों के लिए होता है, व्हीलचेयर बास्केटबॉल। और चौथा है पैरा टेबल टेनिस, ठीक है। ये 4 खेल सम्मिलित किए गए। और जूडो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूडो को पुनः
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल किया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया था लेकिन अब ये पुनः शामिल है। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं शपथ। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अधिकारियों की तरफ से किसने शपथ ली? सू रेडफर्न, जो एक एम्पायर थे। सू रेडफर्न अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ली। ये कौन थे? तो एक ये एम्पायर थे। ठीक है, अब इसका मोटो देखेंगे कि इसका मोटो क्या था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मोटो क्या था। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। अब इसके शुभंकर की बात करेंगे। जैसे ओलंपिक खेलों में शुभंकर रखा जाता है, वैसे इसमें भी शुभंकर था क्या? पेरी। ए मल्टी कलर्ड बुल, मतलब एक बहुत सारे कलर का बुल था। ठीक है, पेरी। आपने देखा होगा जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स देख रहे होंगे तो आपने वो देखा होगा जो खिलाड़ियों को मेडल देते टाइम पे एक हाथ में उनको शुभंकर भी थमाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें 20 इवेंट मतलब 20 खेल आयोजित किए गए। 20 खेल का आयोजन किया गया। और जो अगला खेल है राष्ट्रमंडल का जो 2026 में होना है 4 साल बाद, तो वो कहाँ पे प्रस्तावित है? आगामी खेल प्रस्तावित। तो प्रस्तावित कहाँ पे है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। आगामी खेल विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम के किस स्टेडियम में हुआ। ठीक है, तो आयोजन हुआ था अलेक्जेंडर स्टेडियम में, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरे टॉपिक को देखेंगे तो इसमें तीसरा टॉपिक है डेविस डिक्सन पुरस्कार। डेविस डिक्सन पुरस्कार। ठीक है, डेविड डिक्सन पुरस्कार, इसका नामकरण जो राष्ट्रमंडल खेल संघ के 17 साल तक मानद सचिव रहे, कौन? डेविस डिक्सन। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा। ठीक है, और यह किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसको दिया जाता है? राष्ट्रमंडल खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रमंडल खेल में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और पहला
ऐसा खिलाड़ी जिसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो कौन था? प्रथम खिलाड़ी नताली डू टोइट कहाँ के थे? अफ्रीका के, और 2002 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब भारत के संबंध में आते हैं कि भारत के किस खिलाड़ी को, मतलब प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसे राष्ट्रमंडल खेलों का डेविस डिक्सन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो समरेश जंग शूटिंग के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। शूटिंग के 2006 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बढ़ते हैं आगे कि करंट में, मतलब कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 करंट को लेके चल रहे हैं अपन साथ में, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसे डेविस डिक्सन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, फेंग तियानवे है ना। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस सिंगल के खिलाड़ी है। इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या तो नोट कर रहे हो तो नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्थिति। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्थिति। अब चर्चा करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2000 भारत की स्थिति, तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि भारत में कभी ना कभी तो शुरू हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं कि 2022 में ही भारत ने जाके और पार्टिसिपेट कर लिया। तो इसका इतिहास देखें, कुछ थोड़ी सा इतिहास देखें। सबका अपना इतिहास होता है, यहाँ खेलों का भी इतिहास है। तो देखते हैं कि सबसे पहले 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में मतलब कि प्रतिनिधित्व किया या भाग लिया, ठीक है। अब भाग नहीं लिया तो किस वर्ष भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया तो 1930, 1950, 1962 और 1986 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि पदक, कितने राष्ट्रमंडल खेल ऐसे हैं जिसमें भारत ने कोई पदक प्राप्त नहीं किया। तो पदक प्राप्त नहीं, तो 2 ऐसे हैं, 1938 का वर्ष और 1954 का वर्ष, जिसमें भारत को कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं वर्तमान वर्ष के बारे में कि वर्तमान मतलब 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए। तो भारत को 22, 16, 23, याद करने का तरीका रहता अपना अपना सबका, तो आप भी ऐसे याद करें 22, 16, 23, है ना। तो ये गोल्ड हैं, ये सिल्वर हैं 16 और 23 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल है 61। टोटल 61 मेडल भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्राप्त हुए, ठीक है। अब सबसे अच्छी स्थिति देखेंगे भारत की कि किस राष्ट्रमंडल खेल में रही। तो सबसे अच्छी स्थिति
स्थिति 2010 में दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, जिसकी मेज़बानी भारत ने की थी, उसमें भारत को 101 पदक प्राप्त हुए थे। ठीक है। और इस वाले राष्ट्रमंडल खेल में 61 क्यों पदक प्राप्त हुए? क्योंकि आर्चरी और शूटिंग को शामिल ही नहीं किया गया, जबकि भारत का सबसे स्पेशल खेल है आर्चरी और शूटिंग। ठीक है, ये देखें आप। और आगे चलते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा भारत को कुश्ती में मेडल प्राप्त हुए, कुल टोटल 12 मेडल। 12 खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे और 12 ने ही मेडल प्राप्त किए, जिनमें से कितने थे? 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थी। ब्रॉन्ज मेडल थी। ठीक है। अब कुश्ती के खेल से ही डिस्कस करते हैं कुछ खिलाड़ियों को। कुछ गोल्ड मेडल इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी खिलाड़ी का नाम, उसे कौन सा मेडल मिला हुआ है, ये पूछा जा सकता है। किस भार वर्ग में उसने भाग लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया। वो बोलते नहीं, नाम तो सुना ही होगा, तो आपने भी नाम सुना होगा बजरंग पुनिया का कुश्ती में। ठीक है, बजरंग पुनिया। फिर इन्हीं के भाई जैसे हैं, मतलब सरनेम एक है, पता है भाई हैं या नहीं है ये मुझे पता नहीं। दीपक पुनिया। तीसरी हैं साक्षी मलिक के ही भाई हैं कौन? नवीन मलिक। अब भाई नहीं मानना है कि मैंने बोल दिया कि भाई हैं तो भाई है, नहीं, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ कि ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। नवीन मलिक। 5वें हैं रवि कुमार दहिया। और 6वें नंबर की खिलाड़ी को तो आप सब जानते हैं, अभी ओलंपिक गेम्स हमने देखे, तो विनेश फोगाट। अब इनके भार वर्ग को भी ध्यान में रखेंगे कि किसने किस भार वर्ग में भाग लिया। तो बजरंग पुनिया 65 केजी भार वर्ग के खिलाड़ी हैं, इसी में इनने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साक्षी मलिक 62 केजी की हैं, जबकि जो दीपक पुनिया 74 केजी भार वर्ग के खिलाड़ी हैं। दीपक पुनिया 86 के हैं, 86 केजी। 86 या 84 है, इसका मैं आपको अगली क्लास में डाउट क्लियर करके बताऊंगी। 86 या 84 केजी के हैं, तो 86 केजी के हैं मेरे ख्याल से जहाँ तक। नवीन मलिक हैं 74 केजी भार वर्ग के हैं, जबकि रवि कुमार दहिया 57 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 57 केजी। और विनेश फोगाट 53 केजी। विनेश फोगाट एक उससे और इम्पॉर्टेंट है कि विनेश फोगाट लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी। ठीक है, कितनी बार प्राप्त किया? तीसरी बार। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला है ये। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ठीक है, चलिए। अब आती है बैडमिंटन की बारी। बैडमिंटन से पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को छोड़ दिया है, तो उसको पढ़ते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी की अगुवाई किसने की थी। ओपनिंग सेरेमनी मतलब कि जब खेल आयोजित किए जाते हैं तो भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने ओपनिंग सेरेमनी की अगुवाई की? तो 2 खिलाड़ी थे भारत की तरफ से। पीवी सिंधु कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन। याद रखना चाहिए ना, मैं
पढ़ा रही हूँ, तो आप जो पिछली क्लास है उसका रिवीजन करके भी चलें, है ना। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ओलंपिक देखा होगा आपने, हॉकी टीम के कप्तान हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब समापन समारोह, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी की अगुवाई किसने की थी? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, हाँ, अचंता शरत कमल प्लस, हाँ, अचंता शरत कमल प्लस निखत जरीन मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों ने क्लोजिंग सेरेमनी की अगुवाई की थी। अब चलते हैं अपन बैडमिंटन की ओर, ठीक है, कि बैडमिंटन में कितने लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल में क्या प्राप्त किया? गोल्ड प्राप्त किया। जबकि लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में गोल्ड प्राप्त किया, ठीक है। अब पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ने प्राप्त किया, ठीक है। अब मेंस डबल में चिराग प्लस सात्विक साईराज ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। अब हम चलते हैं मुक्केबाजी की तरफ, ठीक है। मुक्केबाजी में 3 गोल्ड प्राप्त किए हैं। तो पहला है नीतू घंघास, ये कितने भार वर्ग के खिलाड़ी हैं? 48 kg गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनका नाम थोड़ी सा कठिन है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार ताकि आपको याद हो जाए। दूसरे खिलाड़ी हैं अमित पंघाल 51 kg वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तीसरी है निखत जरीन, इनका भार वर्ग क्या है? 50 kg, 50 kg भार वर्ग की ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलिए इनको नोट कर लें और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में कितने लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भारोत्तोलन, तो पहली खिलाड़ी का नाम तो आप जानते ही होंगे, ओलंपिक में भी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो साईखोम मीराबाई चानू इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये 49 kg वर्ग की खिलाड़ी हैं, ठीक है। दूसरे खिलाड़ी हैं जेरेमी लाल रेनुंगा, नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जेरेमी लाल रेनुंगा 67 kg भार वर्ग के ये खिलाड़ी हैं। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि जेरेमी लाल रेनुंगा किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? भारोत्तोलन से। जबकि तीसरे खिलाड़ी का नाम है अचिंता
शेउली। ये अचिंता शरत कमल नहीं है, ये दूसरे खिलाड़ी हैं अचिंता शेउली। इन्होंने 73 kg भार वर्ग में भारोत्तोलन में भाग लिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एथलेटिक्स में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो एथलेटिक्स में आते हैं। बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना है। इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो जब जो चीज़ जिसका बार बार रिवीजन करो तो वो जब बनने लगती है, जब तक नहीं बनती है तो वो चीज़ बोरिंग लगती है, लेकिन जब बनने लगती है तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारोत्तोलन एथलेटिक्स की ओर। तो एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप में, मेंस ट्रिपल जंप है ना, ये भी पूछा जाता है ना, मेंस ट्रिपल जंप है, वुमेन्स ट्रिपल जंप है, मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक है, और वुमेन्स लॉन बॉल्स में महिलाओं ने, है ना, महिलाओं ने क्या किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ से तो भारत को आशा भी नहीं थी कि हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और वहाँ से भारत को गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, राष्ट्रमंडल खेल। हाँ, सबसे कम उम्र की राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी। तो सबसे कम उम्र कितनी, मार्च 14 ईयर, 14 वर्ष, कौन थी, स्क्वैश की खिलाड़ी थी। ध्यान आया कुछ? नहीं आया, चलो मैं ही बता देती हूँ। अनहत सिंह मात्र 14 वर्ष की खिलाड़ी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ये पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों का वो इम्पोर्टेंट फैक्ट समाप्त होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एशियन गेम्स के बारे में। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।